दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम वेल्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे और हमने अब जाना था कि ज़्यादा जगह कहाँ चाहिए, तो डीसी में चाहिए और साथ ही बेटा ज़्यादा मेंटेनेंस किसको चाहिए, डीसी को चाहिए और उसके अलावा आर्क ब्लो यानी कि बेटा जब आप आर्क लगाते हो, फ्लक्स लगाते हो तो उसमें जो भभकने की समस्या होती है वो भी किसमें मिलती है, डीसी में मिलती है, ठीक है? ये पढ़ चुके थे? बिल्कुल। तो आपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि डीसी के अंदर यानी कि डीसी प्रकार के अंदर हम देखते हैं कि भैया आर्क ब्लो की समस्या भी होती है, आर्क ब्लो की समस्या होती है, बिल्कुल होती है और बेटा इसे करने के लिए हमें क्या चाहिए? ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा जगह चाहिए। क्लियर? क्लियर। अच्छा, अब एक बात समझ में आई, चाहे आर्क एसी हो, चाहे आर्क डीसी हो, बेटा उसमें चिंगारियाँ उत्पन्न होगी, बिल्कुल होगी। तो क्या वेल्डिंग को ऐसे ही किसी जगह पे किया जा सकता है? नहीं। तो बेटा हर वेल्डिंग को करने के लिए कार्य क्षेत्र में एक अलग जगह होती है, जिसे क्या कहते हैं बूथ, है ना? सर बूथ से मुझे कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल बेटा आप सही सोच रहे हैं। जैसे टेलीफ़ोन करने के लिए अलग से क्या होता है बेटा एक जगह होती है ना, उसे अपन क्या कहते हैं टेलीफ़ोन बूथ, है ना? जैसे टेलीफ़ोन करने के लिए हमारे पास क्या होता है साथी बूथ होता है ना, उसी तरह हमें वेल्डिंग करने के लिए भी एक अलग जगह की ज़रूरत होती है। बेटा इसे भी क्या बोला जाता है? बूथ ही बोला जाता है। ठीक है? बहुत बढ़िया। बहुत आसान है, आराम से समझा दूँगा, बस आप समझते रहो, ठीक है? आओ। तो ये है साथी आपका क्या है वेल्डिंग बूथ। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बेटा मान लो आप ये हो, है ना? और वेल्डिंग कर रहे हो तो एक अलग से जगह पे कर रहे हो ना? बिल्कुल कर रहे हो। अब आप बताओ बेटा यहाँ की दीवारों का कलर कैसा होना चाहिए? क्या सफ़ेद होना चाहिए? नहीं सर, सफ़ेद होता तो सारी किरणें वापस लौट जाती, है ना? तो दीवारों का कलर कैसा होना चाहिए? काला होना चाहिए। ठीक है? और बस यहाँ पर अलग से आप वेल्डिंग का कार्यक्रम कर सकते हैं। ठीक है? बहुत बढ़िया। तो यही चीज़ें हम लिखते हैं। ठीक है? तो पहला लिखो बेटा, जैसा कि हमें पता है कि आर्क वेल्डिंग में क्या होती है? तीव्र चमक उत्पन्न होती है। तो लिखना पहला पॉइंट, जैसा कि हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है सर? कि आर्क वेल्डिंग में क्या होती है? तीव्र चमक उत्पन्न होती है। तीव्र चमक यानी कि तेज रोशनी, है ना? तीव्र चमक उत्पन्न होती है। अतः हमें वेल्डिंग करने के लिए एक अलग से जगह की ज़रूरत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बूथ कहते हैं। ठीक है? बहुत बढ़िया। अतः वेल्डिंग कार्य करने के लिए ये क्वेश्चन आएगा बेटा ध्यान रखना, के लिए एक एक अलग जगह बनाई जाती है। इस जगह को क्या कहते हैं बेटा? केंद्र। एक जगह यानी कि केंद्र बनाते हैं, जिसे जिसे क्या बोला जाता है साथियों? वेल्डिंग बूथ कहा जाता है। जिसे वेल्डिंग बूथ कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ बेटा इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब आप बताओ बेटा इसके दीवारों का कलर कैसा होगा? देख के बताओ। बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा, इसके दीवारों को हम काले रंग से कलर करवा देते हैं, ताकि बेटा काला रंग क्या करता है? किरणों को परावर्तित नहीं होने देता। बहुत बढ़िया। परावर्तन का मतलब सर टकरा के दूसरी जगह पर भेजने वाला। ठीक है? तो लिखो, अगला पॉइंट लिखो। याद रहे, वेल्डिंग बूथ को वेल्डिंग बूथ को वेल्डिंग बूथ को काले रंग की काले रंग के काले रंग से रंगाया जाता है, रंगाया जाता है जाता है ताकि हानिकारक किरणें, अब देखो भैया किरणें तो आएगी, बिल्कुल सही बात है, ताकि हानिकारक किरणें पृष्ठ से टकराने के बाद परावर्तित नहीं हो। किरणें पृष्ठ से, जो आपकी दीवारें होगी ना वो, है ना? या दीवारें लिख देता हूँ। दीवारों से टकराने के बाद परावर्तित ना हो, परावर्तित ना
हो। उम्मीद करते हैं बेटा बहुत अच्छे से तरह से आप जान रहे हो कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर होता क्या है, तो वास्तव में इसमें देखो बेटा, एक तो क्या होगी, ये टेबल होगी, बिल्कुल सही बात है। एक वो आदमी होगा जो बेटा वेल्डिंग कर रहा होगा और एक औज़ार होंगे जिसकी मदद से वेल्डिंग हो रही होगी, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब इस वेल्डिंग टूल में क्या मिलेगा, तो औज़ार और टेबल मिलेगी, ठीक है? बहुत बढ़िया। इस वेल्डिंग बूथ में वेल्डिंग बूथ में वेल्डिंग टेबल वेल्डिंग टेबल तथा आवश्यक औजार रखे होते हैं तथा वेल्डिंग से संबंधित, अब ये कौन से होते हैं जरूर बताऊंगा, है ना? वेल्डिंग से संबंधित आवश्यक औजार होते हैं, आवश्यक औजार होते हैं। क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। कलर कैसा होता है? काला होता है। वेल्डिंग औजार होते हैं और तमाम चीजें इसके अंदर पाई जाती है। कहाँ? वेल्डिंग बूथ के अंदर। बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। इसके बाद ध्यान रखना बेटा क्या है, इसके बाद बात करते हैं होल्डर्स की। सर ये क्या होल्डर होता है? बेटा ये वही होल्डर होता है जिसको पकड़ के हमें क्या करनी होती है? वेल्डिंग करनी होती है। ठीक है? बहुत बढ़िया। तो अगला इंपॉर्टेंट क्या है? अगला इंपॉर्टेंट साथियों क्या है? इसका इलेक्ट्रोड होल्डर, वो होल्डर जहां से बेटा इलेक्ट्रोड्स को पकड़ा जाता है। ये देखो बेटा इस प्रकार का होल्डर होगा, यहां से आप इलेक्ट्रोड को पकड़ोगे। क्यों? क्योंकि बेटा आर्क निकलेगी, डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते। ठीक है? ये ठीक उसी तरह जैसे प्लास वगैरह होता है ना, उस तरह का होता है। ठीक है? यहाँ आवश्यकता अनुसार बेटा आपको पकड़ने के लिए बीच में क्या दी हुई होती है? स्प्रिंग। ठीक है? और यहाँ पर क्या है, यहाँ आप केबल को संयोजित कर सकते हो और इस भाग को क्या कहा जाता है, आपको पूछेगा तो क्या बोलोगे बेटा? लीवर बोलोगे। ये क्या है? तो स्प्रिंग है और बेटा यहाँ ये जबड़ा होता है जहां पर हम क्या पकड़ते हैं? इलेक्ट्रोड्स को पकड़ते हैं। क्योंकि इससे इलेक्ट्रोड को पकड़ा जाता है, इसीलिए बेटा इसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड होल्डर। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब गौर से बताओ बेटा इसकी शक्ल कैसी लग रही है? तो आप कहोगे सर ये मुझे कुछ प्लास जैसा लग रहा है। बिल्कुल सही है। तो लिखना बेटा इसकी संरचना, ये क्वेश्चन आया था बेटा पिछली बार, है ना? इसकी संरचना यानी कि इलेक्ट्रोड होल्डर की संरचना, इसकी संरचना प्लास, और प्लास को क्या कहते हैं बेटा? प्लायर। प्लायर की तरह होती है। क्या बेटा ये कोई मुश्किल बात है? नहीं सर, बिल्कुल आसान बात है, बिल्कुल वही बात है। अब इससे होगा क्या? क्या बेटा इससे आप इलेक्ट्रोड पकड़ सकते हो? बिल्कुल सर पकड़ सकते हैं, प्लास से भी पकड़ सकते हैं। ठीक है? और बेटा ध्यान रखना वेल्डिंग सेट में केबल को जोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिखना इसका प्रयोग इलेक्ट्रोड को पकड़ने, इलेक्ट्रोड यानी कि वो छड़े होती है ना जिससे आप वेल्डिंग करते हो, इलेक्ट्रोड को पकड़ने। सर हाथ से पकड़ ले तो बेटा करंट आ जाएगा। ठीक है? इलेक्ट्रोड को पकड़ने तथा केबल को जोड़ने में किया जाता है, जोड़ने में होता है। क्या बेटा इसमें कुछ बड़ी चीज है क्या? नहीं सर, बिल्कुल बड़ी चीज नहीं है। ठीक है? अब देखो बेटा ये वास्तव में जो है ना इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड होल्डर, बेटा इससे क्या जुड़ी होती है? केबल जुड़ी हुई होती है। सर वो क्या करेगी? बेटा जैसे आम केबल क्या करती है? सप्लाई देती है, तो वो भी क्या करेगी? सप्लाई देगी। तो अगला है मेरे भाई, वो क्या है? ये देखो बेटा ये क्या है? आपकी वेल्डिंग की केबल। सर ये इस तरह की बनती है। बिल्कुल बेटा, ऊपर रबड़ की कोटिंग होती है, इसके ऊपर बेटा इंसुलेशन दिया जाता है, कूच अलग दिया जाता है ताकि करंट ना आए। और इस तरह से बेटा तांबे के बहुत पतले पतले तार होते हैं। सर ये पतले क्यों होते हैं? इधर आओ। आपको पता है आर बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब बहुत टेक्निकल चीज बता रहा हूँ बेटा, जितने ये पतले तार होंगे यानी मोटाई कम होगी, तो क्या होगा बेटा? इसके सापेक्ष आपका प्रतिरोध ज्यादा रहेगा। और बेटा जितना प्रतिरोध ज्यादा रहेगा उसके सापेक्ष आप क्या कह सकते हो बेटा? यहाँ धारा के मान में कमी होगी और अपने को शुरुआती जो वोल्टेज की स्पार्किंग होती है वो मिल जाती है। ठीक है? या आप अभी ये ध्यान रखो
मैं आगे लिखा दूंगा। अभी ये ध्यान रखो बेटा, ये जो होती है वो क्या होती है, कॉपर के छोटे छोटे बार नुमा होती है। जैसे अपन ट्रांसफार्मर की कोर बनाते हैं तो उससे कौन सी लॉस कम होती है, तो आप कहते हो कि भैया मैं पूरी कोर को पतली बनाता हूं तो उससे क्या होती है, एडी करंट लॉस कम होता है ना। तो बेटा वही कुछ इस तरह का यूज इसमें होता है, ठीक है। और स्पार्किंग को बेटा ज्यादा देर तक अपन क्या कर सकते हैं, उस जॉब के ऊपर डाल सकते हैं, ठीक। बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, तो लिखना बेटा, जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो बेटा उसमें क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। किस नियम से, जूल के नियम से। क्या सर केबल में भी होती है, बिल्कुल होती है। तो लिखना बेटा, जिस प्रकार किसी भी तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें जूल के प्रभाव से क्या उत्पन्न होती है बेटा, ये पूछा जा सकता है। जूल के प्रभाव से, जूल का प्रभाव होता है ना H बराबर I स्क्वायर RT, है ना। यस बिल्कुल सही। जूल के प्रभाव से क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या सर यहां पर भी होती है, बिल्कुल बेटा, केबल है तो तार ही, ठीक है। बहुत बढ़िया। जूल के प्रभाव से क्या होती है, ऊष्मा होती है, ठीक है। अतः केबल या ये जो लीड होती है ना, वो क्या होती है बेटा, विशेष वायर्स होती है जिसके ऊपर मैं क्या करता हूं, इंसुलेशन लगा के रखता हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो क्या लिखेंगे बेटा, यह केबल विशेष तारों के, ये देखो बेटा ये तार है ना, कॉपर के तार है ना, तारों के बालनुमा, ये देखो है ना, बाल के समान, विशेष तारों के बालनुमा समूह से बनाते हैं, ठीक है। और इन्हीं को बेटा किससे जोड़ दिया जाता है, आगे इलेक्ट्रोड होल्डर से जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट लिखो बेटा, और इसी केबल को किससे जोड़ दिया जाता है, इलेक्ट्रोड होल्डर से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब याद है ना, बिल्कुल सर याद है, इलेक्ट्रोड होल्डर से जोड़ देते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक आपको बिल्कुल बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखना बेटा, जब इस केबल को आप इलेक्ट्रोड से जोड़ोगे तो बीच में क्या लगाओगे, सर कनेक्टर लगाएंगे। तो अब जानते हैं साथी केबल कनेक्टर क्या होता है। सिंपल सी बात है, ये रहा साथी आपको केबल से कनेक्ट करने वाला। बेटा यहाँ होल क्यों है, क्योंकि होल के अंदर से बेटा आप क्या डालते हो, वायर डाल के उसको पंच कर देते हो, जैसे वायरिंग होती है ना, बैटन वायरिंग वगैरह, उस टाइप से, ठीक है। चलो, तो केबल कनेक्टर, अब जैसा कि बेटा इसके नाम से ध्यान होता है, बेटा ये क्या करता है, तो यही वो होता है बेटा जो केबल को कनेक्ट करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यह केबल कनेक्टर क्या करता है बेटा, केबल को कनेक्ट करता है, केबल को जोड़ता है, या केबलों को जोड़ता है। अब ध्यान रखना बेटा, जैसा कि आपको पता है कि मान लो मेरे पास ये दो केबल है और इसके पास हल्की सी जगह रह गई, तो बेटा क्या उत्पन्न होगा, जल्दी बताओ। तो आप सभी को पता है कि इसमें अगर धारा डालेंगे तो यहाँ के आवेश बेटा ये हवा में जाएंगे और बेटा क्या उत्पन्न कर देंगे, स्पार्किंग उत्पन्न करेंगे। तो बेटा आज से क्या ध्यान रखोगे, स्पार्किंग क्यों उत्पन्न होती है, तो स्पार्किंग क्यों उत्पन्न होती है, जब बेटा क्या होता है, थोड़ा सा गैप आ जाता है, थोड़ा क्या आ जाता है, एयर का गैप आ जाता है, थोड़ा एयर गैप आ जाता है ना बेटा, तब क्या उत्पन्न होती है, स्पार्किंग उत्पन्न होती है ना। इसका मतलब मेरे को क्या समझ में आया कि स्पार्किंग का मतलब क्या है, चार्ज का हवा में फ्लो कर जाना, ठीक है। अगर चार्ज किसी तार में फ्लो करेगा तो धारा बहा देगा, और हवा में फ्लो करेगा तो क्या बनेगा, स्पार्किंग। याद हो गया, बिल्कुल सही है। तो मैं यहाँ पे बॉक्स बना के लिख देता हूं ताकि आपको
आराम से पता चले। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सर, क्या इंपॉर्टेंट है? कि वास्तव में आवेशों का, यानी कि चार्ज का, आवेशों का हवा में बहना, हवा में बहना, ये क्या कहलाता है बेटा? ये स्पार्किंग कहलाता है, स्पार्किंग कहलाता है। जैसे बिजली चमकती है तो उसमें क्या होता है? हवा में ही तो बहते हैं चार्ज, है ना? कहलाता है। बात समझ में आ गई? आ गई। तो यहां से आपको क्या समझ में आ गया कि सर, हमें पता है जब उच्च धारा प्रवाह करते हैं तो बेटा उसमें केबल के समाप्ति पर क्या होते हैं? ये जगह होती है। इससे क्या होता है बेटा? वहां पर स्पार्किंग की समस्या होती है, और इस समस्या को दूर करने के लिए मैं क्या यूज करता हूं? केबल कनेक्टर। बात समझ में आई? क्या समझ में आया बेटा? इसका मतलब ये समझ में आया कि जब केबलों से उच्च धारा प्रवाहित करते हैं तो बेटा स्पार्किंग का दोष समाप्ति पर आ जाता है। उसे कम करने के लिए बेटा केबल कनेक्टर यूज करते हैं। वेरी गुड। तो क्या समझ में आया आपको? तो आपको ये समझ में आया, ब्रैकेट बनाओ और लिखो। पहला, जब केबल से उच्च धारा प्रवाहित की जाती है, उच्च धारा प्रवाहित होती है, तो केबल के जोड़ पर हल्का क्या रह जाता है? जगह रह जाती है। तो केबलों के जोड़ पर, यानी कि जहां से बेटा दो केबलों को जोड़ रहे हैं ना, केबलों के जोड़ पर थोड़ी जगह रह जाती है, जगह शेष रह जाती है, जिससे क्या होता है? स्पार्किंग होती है, जिससे वहां स्पार्किंग हो सकती है। स्पार्किंग यानी कि चमक उत्पन्न होती है। और स्पार्किंग से दुर्घटना हो सकती है ना। मान लो बेटा स्पार्किंग हो रही है और पास में मिट्टी का तेल पड़ा है तो आग लग सकती है ना। बिल्कुल। तो लिखना बेटा, इसी स्पार्किंग को इंपॉर्टेंट लिखना। अतः इसे स्पार्किंग को दूर करने के लिए क्या करोगे बेटा? केबल कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। के लिए केबल कनेक्टर का प्रयोग होता है। उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब देखो, क्या आप ऐसे ही कर लोगे कहीं पे भी वेल्डिंग? नहीं बेटा, करने के लिए आपको क्या चाहिएगी? वेल्डिंग मेज चाहिएगी। बहुत बढ़िया। तो अब समझते हैं, जो वो बूथ के अंदर थी ना, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो बेटा, ये जो मेज है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। टेबल को ही मेज कहते हैं। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं बेटा क्या? वेल्डिंग मेज। ये रही बेटा वो मेज, जहां पे इस मेज को ही हम क्या बोलते हैं? टेबल। जहां पर क्या की जाती है? वेल्डिंग। और बेटा ये ही जगह होती है जहां पर आप सारे कार्यक्रम करते हो। ठीक है, तो अब समझते हैं बेटा ये वेल्डिंग मेज क्या होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना बेटा, क्योंकि हमें पता है कि वेल्डिंग के लिए बेटा स्पार्क चाहिए, और स्पार्क जब भी आएगा तो हमें अलग अलग पदार्थों को बेटा क्या करना पड़ेगा? अर्थ करना पड़ेगा। सर क्यों? मान लो बेटा इलेक्ट्रोड है तो उसमें भी धारा है, तो उसको भी अर्थिंग देनी पड़ेगी ना। बिल्कुल देनी पड़ेगी। और बेटा ज्यादा वोल्टेज होगा तो वहां पे भी अर्थिंग होगी। इसका मतलब मुझे देखो बेटा, ये होल्डर है, इसको भी क्या करना पड़ेगा? ये होल्डर है मान लो, तो बेटा इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा? अर्थ करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। मान लो बेटा यहाँ पर स्विच है, इसको भी क्या करना पड़ेगा? अर्थ करना पड़ेगा। मान लो बेटा यहाँ कोई मशीनें लगी हुई है, बेटा इन्हें भी क्या करना पड़ेगा? अर्थ करना पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना बेटा इतनी सारी चीजों को अर्थ करने से अच्छा एक ऐसी टेबल बना दी जाए, जिस टेबल में खुद में क्या हो बेटा? अर्थिंग की हुई हो। यही इसका फायदा है कि हम सारी जगह पे अर्थिंग नहीं करके इस टेबल को क्या कर देते हैं बेटा? प्रॉपर्ली अर्थित बना देते हैं। ठीक है, बराबर समझ में आ गया? आ गया। अब इधर आओ।
तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि बेटा वेल्डिंग के दौरान अलग-अलग अवयव को करने की बजाय हम इस टेबल को ही क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं ताकि दुर्घटना ना हो। ठीक है? तो लिखो बेटा, क्योंकि हमें ज्ञात है वेल्डिंग के दौरान वेल्डिंग के दौरान अलग-अलग अलग-अलग अवयव यानी कि पार्ट्स, है ना? अवयव यानी कि पार्ट्स को क्या करना पड़ता है बेटा? अलग-अलग अर्थ करना पड़ता है। अर्थ यानी कि अर्थिंग, अर्थिंग लिख दो। अर्थिंग तो समझते हो ना, घरों की भी अर्थिंग होती है, आपको पता है ना? हाँ, अर्थिंग करना होता है, ठीक है? अतः इसमें क्या करते हो बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा समय ज़ाया होता है और इस समय को बचाने के लिए बेटा क्या कर दी जाती है, टेबल को अर्थिंग कर दी जाती है। और इस क्रिया में बहुत समय ज़ाया होता है। बहुत समय क्या होता है बेटा? खर्च होता है। समय क्या होता है? खर्च होता है। क्या आप ऐसा करोगे? नहीं, खर्च होता है। अतः हम समय को बचाने के लिए ये पूरे से पूछे जाते हैं बेटा, समय को बचाने के लिए क्या करते हैं? टेबल को अर्थ कर देते हैं। टेबल को यानी कि मेज को, टेबल को ही अर्थ कर देते हैं। अब क्या बताओ बेटा, टेबल को अर्थ करने के लिए लकड़ी लगा दूं क्या? कि सर कैसी बात कर रहे हो? हमारे घर में तो क्या हुई थी, अर्थिंग हुई थी जब हमने जीआई यूज किया था। बिल्कुल बेटा। कॉपर यूज किया, बिल्कुल बेटा। लोहा यूज किया, बिल्कुल। तो इससे बेटा हमेशा चालक को किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एंगल्स लगाते हैं। सर किसकी एंगल लगाते हैं? तो देखो बेटा, ये पीछे की तरफ लगी हुई है ना, लोहे की एंगल, बिल्कुल सही है। तो लिखना बेटा, टेबल को अर्थ करने के लिए हम लोहे के एंगल, आयरन के पाइप को टेबल से लगा देते हैं। ठीक है? तो लिखो बेटा, टेबल को भली भांति अर्थ करने के लिए, अर्थिंग के लिए लोहे, अब लोहे को ही क्या कहते हैं बेटा? आयरन नहीं कहते? बिल्कुल सही है। आयरन एंगल्स को, एंगल यानी कि जो लंबे-लंबे जैसे वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, सरिये वगैरह, उनको बेटा क्या कहते हैं? एंगल्स। एंगल को क्या करते हैं बेटा? टेबल से जोड़ देते हैं। टेबल से जोड़ देते हैं ताकि ताकि बेटा क्या हो? कोई दुर्घटना नहीं हो। कोई दुर्घटना ना हो। ठीक है? बहुत बढ़िया। समझ में आया? बहुत बढ़िया। ठीक है? अब ध्यान रखना, ये क्या होता है वास्तव में, इस अर्थिंग को क्या किया जाता है? अर्थ क्लैंपिंग किया जाता है। ठीक है? तो लिखना, ये पूछा जाता है। तो लिखना बेटा नोट करके, इस अर्थिंग को, क्योंकि टेबल को तो इधर-उधर मूव भी कर सकते हैं ना, है ना? इसलिए वो क्लैंपिंग यानी कि पकड़ने वाले टूल प्रयोग में लिए जाते हैं ना? इस अर्थिंग में पकड़ने वाले अर्थ टूल काम में लेते हैं। अर्थ टूल काम में लेते हैं। अतः इसमें अतः इसे क्या कहते हैं बेटा? क्लैंपिंग। इसे क्लैंपिंग अर्थिंग कहते हैं। क्लैंपिंग अर्थिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्योंकि टेबल को तो आपको इधर-उधर मूव भी तो करना पड़ेगा ना, है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है? और नहीं भी है तो बेटा इसको क्या करेंगे? अर्थ क्लैंप की मदद से करेंगे। अब ये अर्थ क्लैंप पर क्या होगा? मैं बताऊँगा ना? ठीक है, बहुत बढ़िया।
अर्थ क्लैंप क्यों यूज करते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, इसकी मदद से बार बार हमें क्या करते हैं, अर्थिंग की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, नोट, अर्थ क्लैंपिंग की मदद से, अर्थ क्लैंपिंग की मदद से बार बार अर्थिंग नहीं करनी पड़ती है, अर्थिंग नहीं करनी पड़ती, पड़ती है। अब देखो बेटा, जैसा कि आपने अर्थ क्लैंपिंग के बारे में पढ़ा, वैसा आपको पता भी है कि भई पकड़ने वाले टूल्स को कहते हैं। लेकिन फिर भी बेटा लास्ट में एक बार वापस लिख दो, अर्थ क्लैंपिंग क्या होता है? हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है? तो अगला टॉपिक आप समझेंगे, अर्थ क्लैंपर क्या होते हैं? बेटा ये रही आपकी फोटो और आपसे पूछेगा अर्थ क्लैंप क्या होगा? देखो इस तरह की मशीन होती है जो बेटा जहाँ पर भी आपको अर्थिंग करनी है, कुछ नहीं है, इस चिमटे को उठा के वहाँ पर अपन लगा देते हैं। ये आपने देखा भी होगा। कारखाने में देखा है ना? बिल्कुल देखा है। इसे कहते हैं बेटा अर्थ क्लैंप, क्योंकि ये क्या होता है, एक चिमटे के जैसा होता है बेटा, जहां पर भी आपको अर्थिंग डालनी है ना, उसको एक बार के लिए आप लगा दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका प्रयोग बेटा वेल्डिंग टेबल को अर्थ से जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, लिखना बेटा, इसका प्रयोग, इसको देखा तो है ना, बिल्कुल देखा होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। जब भी आप वेल्डिंग कराने जाते हो ना, तो बेटा वो जो आपका जो मैकेनिक होता है ना, वो क्या करता है, इसको यूं खोल के और वहां पर जोड़ देता है अर्थिंग के लिए। ठीक है, इसका प्रयोग वेल्डिंग टेबल को को अर्थ से जोड़ने में होता है। को अर्थ यानी कि ग्राउंडिंग है ना, अर्थ यानी कि ग्राउंड से उचित प्रकार से जोड़ने में होता है। उचित प्रकार से यानी कि अच्छे तरीके से जोड़ने में होता है। ये आप देखना बेटा, कहीं जाओ ना आप वेल्डिंग कराने, तो उसमें देखना ये होगा। ठीक है, उसको पूछना अर्थिंग क्लैंप का है, तो आपको बताएगा कि ये देखो, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने लगा दिया था कि करंट नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद बेटा आपके अगला क्या होता है, वो बॉक्स जहां से फ्लक्स को अंदर डाला जाता है, उसे क्या कहते हैं, फिलर बॉक्स। क्या कहते हैं, फिलर बॉक्स। तो ये रहा साथी आपका फिलर बॉक्स। क्या होता है सर, इसे ध्यान रखना बेटा, फिलर रॉड को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कैरियर कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो लिखना, फिलर बॉक्स को या फिलर रॉड को, इसे इसे फिलर बॉक्स या इलेक्ट्रोड बॉक्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोड, क्योंकि इलेक्ट्रोड को रखने का बॉक्स होता है बेटा, इलेक्ट्रोड बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, करियर का मतलब बेटा रखने वाला। ठीक है, कहा जाता है, लिख देता हूं, करियर का मतलब क्या होता है बेटा, रखने वाला। क्या इतनी छोटी सी चीज आप देख पाओगे? बिल्कुल सर, इसे इलेक्ट्रोड बॉक्स या क्या कह सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसे बेटा फिलर को इलेक्ट्रोड करियर भी कहा जाता है, ध्यान रखना, जहां कैरियर का अर्थ इससे है भैया धारण करने से। किसको? इलेक्ट्रोड को। किसको बेटा? इलेक्ट्रोड को धारण करने से। इलेक्ट्रोड को धारण करने से है, यानी कि रखने से, धारण करने से है। सर इसकी जरूरत नहीं है ना? क्यों नहीं जरूरत है बेटा, इसके बीच में रखोगे ताकि आपको करंट नहीं लगे प्रॉपर्ली। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर इससे करंट लगेगा तो फिर हमने तो अभी अर्थ क्लैंप यूज किया है। अरे दोस्तों बेटा, इससे क्या करोगे, आप टेबल को अर्थ करोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए, बहुत खूबसूरत, शाबाश। तो यहां तक बेटा आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आ रही है। अब देखो बेटा, अब आपके पास स्क्रीन को ढकने के लिए अलग अलग गार्ड्स होंगे, है ना? उसमें से कुछ क्या होते हैं बेटा, पोर्टेबल होते हैं, यानी कि जिसे ले जाया जा सकता है, जिसे लपेटा जा सकता है ना? तो बेटा उन्हें क्या कहेंगे, पोर्टेबल स्क्रीन गार्ड्स। सर कैसा दिखता है? तो देखो बेटा कैसा दिखेगा पोर्टेबल स्क्रीन गार्ड, फोटो है क्या, ये रहा बेटा।
पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन गार्ड इस तरह का होता है। कैसा होता है बेटा पोर्टेबल? बिल्कुल देखो आपने देखा होगा, ठीक है? सच बताना इसको आपने कहाँ देखा है? एक प्रकार का बोर्ड होता है, जैसे ही आप वेल्डिंग करते हो तो बेटा वहाँ लाके सेट कर देते हो। फिर इधर करोगे तो इधर लाके सेट कर देते हो। बेटा जहाँ पर आपका वेल्डिंग बूथ होगा ना उसके बाहर ये पड़े रहते हैं। ठीक है? बहुत बढ़िया। सर पोर्टेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवश्यकता के अनुसार लाया जा सकता है। ठीक है? बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना बेटा, सबसे पहली बात इसे पोर्टेबल क्यों कहा जाता है? इन स्क्रीन गार्ड को यानी कि गार्ड यानी कि सुरक्षा देने वाले स्क्रीन गार्ड को या इन स्क्रीन गार्ड्स को आवश्यकता के अनुसार एक स्थान से एक स्थान से दूसरे में दूसरे पर ले जा सकते हैं। अतः इसे अतः इसे क्या कहते हो बेटा? इसे पोर्टेबल पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन भी कहते हैं। वेल्डिंग स्क्रीन है ना, भी कहते हैं। अब जल्दी से बताओ बेटा ये वेल्डिंग स्क्रीन कहाँ मिलेगी? तो आप तुरंत से बोलोगे सर ये वेल्डिंग स्क्रीन हमें वेल्डिंग बूथ के सामने मिलेगी। ठीक है, तो याद रखना बेटा इसका प्रयोग वेल्डिंग बूथ के बाहर किया जाता है, क्योंकि वेल्डिंग बूथ में तो इसकी जरूरत नहीं है, बाहर करोगे। तो लिखना बेटा इसका प्रयोग प्रयोग वेल्डिंग बूथ, क्योंकि अंदर तो इसकी जरूरत नहीं है ना, हाँ वेल्डिंग बूथ के बाहर किया जाता है। अब आप बताओ बेटा, कॉमन सेंस लगाओ, किस लिए किया जाएगा? तो वेल्डिंग करोगे तो हानिकारक गैसें निकलेगी ना, तो बस उनसे सुरक्षा करने के लिए, खत्म बात। तो अगला लिखो बेटा, क्या लिखेंगे कि इसका प्रयोग कारीगर को वेल्डिंग की हानिकारक रोशनी से बचाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कारीगर को वेल्डिंग से निकलने वाली निकलने वाली, क्योंकि आपने पता है ना ऑक्सी फ्लेम होती है, बहुत सारी फ्लेम होती है ना, निकलने वाली गैसों से बचाने में होता है। क्या चीजें क्लियर हो गई? हाँ सर बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखना बेटा, क्या वेल्डिंग भी सर एक ही ध्रुवता से हो सकती है? तो आपका जवाब होगा नहीं बेटा, डीसी के अंदर फिक्स होती है कि ध्रुवता, बिल्कुल, और एसी के अंदर प्रतिपल बदलती है, याद है कि नहीं? बिल्कुल। तो यहां से ध्यान रखना बेटा, इसीलिए हम वेल्डिंग की ध्रुवता यानी कि पोलैरिटी बना देते हैं, एक बड़ा भाग एक छोटा भाग। ये क्या होगी टू द पॉइंट बताऊंगा, आराम से पढ़ते रहना। ठीक है, आओ। तो ये है बेटा आपके पास सरल ध्रुवता यानी कि सिंपल पोलैरिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आराम से। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि सर ये ध्रुवता क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे 10वां पार्ट, जिसे कहेंगे बेटा ध्रुवता यानी कि पोलैरिटी। पहले ये तो समझे, पोलैरिटी बहुत आसान है, आराम से समझेंगे। देखो क्या होती है, तो ध्यान रखना बेटा, डीसी वेल्डिंग में धनात्मक सिरा बेटा अधिक रखा जाता है और ऋणात्मक क्या रखा जाता है? छोटा। ठीक है, क्योंकि फिक्स होती है। डीसी से क्या होती है बेटा? धारा निकलती है ना, ऐसे याद रखो बेटा, डीसी होती है ना तो यहां से धारा निकलेगी, है ना? तो बेटा धनात्मक वाला सिरा बड़ा रखा जाता है, ऋणात्मक वाला छोटा। ठीक है, याद हो गया, बस खत्म। तो लिखो बेटा, डीसी वेल्डिंग में धनात्मक सिरा अधिक और ऋणात्मक वाला बेटा क्या रखा जाता है? सिरे पर कम ताप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो लिखना बेटा, जैसा कि हमें ज्ञात है, एक बार लिख दो, नहीं भी ज्ञात है तो हमें ज्ञात है डीसी वेल्डिंग में, और क्यों है मैंने आपको कारण बता ही दिया है ना, वेल्डिंग में। ठीक है, धनात्मक सिरे पर
ताप क्या होगा भैया? तो धनात्मक सिरे पर अधिक तथा ऋणात्मक सिरे पर कम ताप उत्पन्न होता है। सिरे पर अधिक तथा ऋणात्मक सिरे पर कम ताप उत्पन्न होता है। कम ताप उत्पन्न होता है। सर मैं याद कैसे रखूंगा? मैं हूं ना। देखो बेटा, आपको पता है वेल्डिंग के आप बस डीसी के लिए ध्रुवता कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो ना, है ना? और फिर बेटा इसमें धारा की दिशा ऐसे बताते हो? हाँ सर। तो देखो बेटा, यहाँ से धारा निकल रही है तो यहाँ ताप क्या होगा? सर ज़्यादा होगा और नेगेटिव में ताप क्या होगा? कम। याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया। ठीक है? इससे याद कर सकते हो। बात समझ में आ गई? आ गई। ठीक है? बहुत बढ़िया। ठीक है? अब ध्यान रखना बेटा, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ध्रुवता दोनों क्या है बेटा? अलग-अलग है। इसलिए हमें ध्रुवता के अनुसार ही क्या करना पड़ेगा? चुनाव करना पड़ेगा। बहुत सही। ठीक है? बहुत बढ़िया। ठीक है? इसलिए बेटा डीसी वेल्डिंग में हम ध्रुवता के अनुसार क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। अगला पॉइंट लिखो। अतः डीसी वेल्डिंग में में ध्रुवता यानी कि पोलैरिटी के अनुसार हमें चुनाव करना पड़ता है कि हमें कैसी चाहिए। ठीक है? बता दूंगा, डोंट वरी। ध्रुवता के अनुसार चुनाव यानी कि सिलेक्शन करना होता है। तो सर एसी में कैसे होगा? तो बेटा एसी का लिखा रहा हूं, डोंट वेरी, है ना? जबकि बेटा एसी में ध्रुवता क्या होती है? प्रतिपल बदलती रहती है। तो बेटा इसमें ध्रुवता के अनुसार चुनाव नहीं होता। बहुत बढ़िया। तो लिखो बेटा, नोट करके लिखना। ब्रैकेट में लिखा देता हूं। जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमें हमें ज्ञात है किसमें बेटा? एसी में ध्रुवता क्या होती है बेटा? प्रतिपल बदलती है। ध्रुवता प्रतिपल यानी कि हर सेकंड प्रतिपल बदलती है। अतः अतः एसी में वेल्डिंग के दौरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, वेल्डिंग के दौरान क्या नहीं होता? ध्रुवता चुनाव नहीं होता है। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि किस में ध्रुवता चुनाव हो सकता है? तो आप क्या हो कहोगे? इस डीसी में। और डीसी में ज्यादा कहाँ होते हैं ताप? पॉजिटिव में। नेगेटिव में क्या होता है? कम। और एसी में ध्रुवता चुनाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ध्रुवता तो बदलती रहती है। ठीक है? आओ, ध्रुवता चुनाव नहीं होता, नहीं होता। ठीक है बेटा? चलिए, इसको कैसे याद करेंगे? सर एसी बनाओ और देखो बेटा, पहले चक्र के अंदर ऊपर आएगी पॉजिटिव, यहाँ आएगी नेगेटिव, और दूसरे चक्र में क्या हो जाएगा? ये देखो बेटा, ये पहला चक्र और ये सेकंड चक्र। इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो बेटा देखो, ध्रुवता चेंज हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ठीक है? लेकिन डीसी में हमेशा क्या होती है? फिक्स। यहाँ होगा ज्यादा ताप, यहाँ होगा कम ताप। ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूँ बेटा ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई हो गई हो। ठीक है? अब बेटा इस ध्रुवता के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है आपकी सरल ध्रुवता और दूसरी होती है विपरीत ध्रुवता। ठीक है? तो लिखना। ठीक है? बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं बेटा यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है? इसके बाद करते हैं हम अलग एपिसोड में, जहां पर आपको बताएंगे सरल क्या होती है और वो क्या होती है। उम्मीद करते हैं बेटा यहाँ तक आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई है। क्या याद रखना है कि भैया एसी प्रतिपल बदलता है तो उसमें ध्रुवता नियत का चुनाव नहीं करते हैं, मर्जिया जैसे करते हैं, लेकिन डीसी के अंदर ध्रुवता का चुनाव करोगे। थैंक यू सो मच।